अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, अगर गाँव में किसी की तबीयत खराब हो जाती है, तो जो पड़ोस में लोग होते हैं वो जाके पूछते हैं, कोई नेबरहुड में रहते हैं, सब पूछते हैं और रिलेटिव भी आकर पूछते हैं कि क्या हो गया, चाहे वो कोई भी हो। तो हज़ारों की संख्या में आते हैं, हज़ारों में जाते हैं। जैसे किसी के घर में ताला लगा हुआ है, तो ऐसे भी मतलब सोचते हैं कि भई इस घर में ताला क्यों लगा है, और कई लोगों से पूछते भी हैं, किसी को नहीं पता होता कि इस घर में ताला क्यों लगा है। तो लोग ऐसे कन्फर्म करते हैं, मतलब चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, ये कन्फर्म करते हैं और मतलब इनको एक-दूसरे की फ़िक्र होती है गाँव में। और शहरों में बिल्कुल इसका अपोज़िट है। शहरों में अगर दीवार के साइड में भी कोई लोग रहता है ना, तो शहर वालों को ये नहीं पता होगा ये कितने सदस्य हैं, यहाँ पे कौन-कौन रहता है, या फिर ये भी नहीं पता होता कि अभी वो इस घर में ताला क्यों लगा है, अगर लगा भी होता है तो किसी की फ़िक्र नहीं होती, सबको अपने मतलब से काम होता है। तो आज इससे रिलेटेड मैं आपको जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इस घटना में बिल्कुल ऐसा ही होता है। एक लड़की 2 सितंबर 2024 को अचानक से लापता हो जाती है और 21 सितंबर 2024 को उसकी लाश मिलती है 59 टुकड़ों के साथ। बकायदा एक जगह नौकरी करती थी, उस नौकरी करने वाली जगह पर भी कितने लोग आते जाते होंगे, लेकिन किसी ने भी ये जानने की कोशिश नहीं की वह आखिरकार कहाँ है, क्योंकि उसके घर पे ताला लगा था, वो वहाँ पे आती जाती नहीं थी, तो किसी ने भी ये नहीं सोचा, क्योंकि वो शहर में थी और शहर में तो क्या ही होता है, कल्चर कैसा होता है आपको पता होगा। शहर में किसी ने भी ये नहीं सोचा कि वो लड़की कहाँ है, इस घर पे ताला क्यों लगा है। तब लोगों को याद आता है जब उसमें दुर्गंध आने लगती है, उस रूम में से दुर्गंध आने लगती है बहुत ज्यादा, सांस लेना महाभारत हो जाता है लोगों का वहां पे। और लोगों को याद आता है दिल्ली के छतरपुर इलाके में 18 मई 2022 को एक लड़की के छोटे छोटे 32 से ज्यादा टुकड़े कर दिए गए थे। बड़ी मुश्किल करनी पड़ती है क्योंकि दुर्गंध बेहिसाब आ रही थी। जैसे ही घर के अंदर कदम रखे जाते हैं तो पता चलता है घर के एक हिस्से में, रसोई से लेकर आंगन जो भी हिस्सा था उसके बीच में, उस पे कीड़े रेंग रहे थे। उस जो भी नीचे टेल फर्स्ट जो भी होता है उसके ऊपर कीड़े रेंग रहे थे और एक तरह से लाइन से जा रही थी। और लाइन कहाँ जा रही थी? फ्रिज की तरफ। यानी कि 165 लीटर का सिंगल डोर का एक फ्रिज होता है, उस फ्रिज को जो थोड़ा सा खुला हुआ था, थोड़ा सा बाकी खोलने की कोशिश किया जाता है तो फ्रिज 3 हिस्सों में बढ़ जाता है। फ्रिज को जो ऊपर का हिस्सा होता है उसमें एक मानव का पैर रखा हुआ था। साथ ही नीचे जब देखा जाता है तो एक सर रखा हुआ जाता है। सर किसी और का नहीं था बल्कि महालक्ष्मी का होता है। महालक्ष्मी कौन? जिसने किराए पर मकान लिया था, जिसकी उम्र लगभग 29 साल की होगी। जो बीच का हिस्सा था उसके शरीर के बाकी हिस्से पड़े थे और कुछ हिस्से घर में इधर उधर पड़े हुए थे, फिके हुए थे, मतलब कोई कहीं और कहीं ऐसे पड़े हुए थे मतलब। और कीड़े रेंग रहे थे। कीड़ों को शायद मौका नहीं मिला होगा इस घर से बाहर जाने के लिए, इसलिए कीड़े रेंग रहे थे। तो एक यहाँ पे मतलब मानव के बहुत सारे टुकड़े पड़े हैं शरीर के, तो ऐसे रेंग रहे थे। इतने में सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से वायरल होना शुरू हो जाती है। जिस तरह की दिल्ली के छतरपुर में एक लड़की की यानी श्रद्धा बालकर की हत्या कर दी जाती है आफ्ताब अमीन पुणे वाला द्वारा, तो वैसे ही मामले को उसी नजरिए से देखा जाता है, उसी को जोड़कर इस मामले को देखा जाता है। इसकी हत्या किसने किया और क्यों किया, हर किसी के सवाल एक ही थे। मामला बहुत ज्यादा शिद्दत से चल रहा है पूरा, बहुत सारे सवाल थे, अब हर कोई इसका जवाब जानना चाहता है या फिर पुलिस जाना चाहती है तो पुलिस जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। तो लक्ष्मी का जो फोन होता है वो घर में ही स्विच ऑफ करके बेड पर मिलता है, बेड पे वो पड़ा होता है फोन। तो फिर लक्ष्मी का फोन सर्विलांस पर लगा दिया जाता है देखने के लिए कि कब किससे बात हुई है, कब किससे कांटेक्ट किया गया और लास्ट में जो नंबर था किससे किया गया। तो 2 सितंबर 2024 का होता है। इससे पता चलता है कि यह शायद 2 और 3 सितंबर 2024 को किया गया है, लेकिन क्यों हुआ और कैसे हुआ, किसने किया, हर कोई जानने की कोशिश कर रहा था। एक तरफ से उस लाश के टुकड़े थे, उनको इकट्ठा करने के लिए पोस्टमार्टम हाउस में जो काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं उनको बुलाया जाता है, क्योंकि पुलिस को उठाना बहुत ही मुश्किल काम हो रहा था दुर्गंध की वजह से। हालांकि पोस्टमार्टम की जो टीम होती है उसने आगे लाश के टुकड़े उठाना शुरू कर दिए थे और जब लाश के टुकड़ों की गिनती की जाती है तो 59 टुकड़े जब सबकी गिनती की जाती है तो 59 टुकड़े वहां पे नजर आते हैं। जब जानकारी जुटाई जाती है तो ये महिला का नाम महालक्ष्मी होता है, जिसकी उम्र 29 साल होती है लगभग। दरअसल ये 2019 तक ये महिला नेपाल में रहती थी, इसके परिवार भी नेपाल में ही रहने लगता है। फिर 2019 में परिवार के लोग हेमंत दास नाम के व्यक्ति से इसकी शादी करा देते हैं।
जो कि वो मोबाइल शॉप पर काम करता था बेंगलुरु में, और वो अपनी पत्नी को भी साथ में लेकर चला गया क्योंकि वो बेंगलुरु रहता था और अपनी पत्नी के साथ ही वो चला जाता है, बेंगलुरु में रहने लगता है। उनकी दिनचर्या बहुत अच्छी चल रही थी, खुशहाल वो अपनी जिंदगी जी रहे थे, जिंदगी ठीक से चल रही थी। और उस बीच में उनकी बेटी भी पैदा हो जाती है। हेमंत दास एक मोबाइल शॉप पर काम करता था और ये लड़की जो महालक्ष्मी होती है, इसको एक नामी ग्रामी मॉल होता है, वह उसको सेल्स वुमेन लीडर का इसमें जॉब मिल जाता है। मतलब दोनों की जॉब हो जाती है, खुशहाल जिंदगी इनकी चल रही थी और जिंदगी ठीक ठाक चलता है। यहाँ तक तो फिर एक दिन इसका जो व्यक्ति होता है, मतलब हेमंत दास इसका जो पति होता है, उसको खबर मिलती है कि दुकान पर काम करने वाले लड़के से अफेयर चल रहा है। फिर इसी बात पर दोनों का लड़ाई झगड़ा फसाद ये सब होते हैं और फिर लड़की जो है होने का मतलब पति से, कौन, महालक्ष्मी अपने पति से अलग होने का फैसला लेती है। और जो उसकी बेटी होती है वो अपने पापा के साथ रहने लगती है, लेकिन जो महालक्ष्मी की बेटी होती है उसके पति मतलब हेमंत दास के साथ रहने लगती है। और महालक्ष्मी अपनी माँ के साथ बेंगलुरु में ही रहने लगती है, जहाँ वो पहले रहती थी उसी इलाके में रहना शुरू कर देती है। लेकिन फिर अचानक महालक्ष्मी एक मुक्ति नाम के लड़के के साथ टच में आती है, तो वो अपनी माँ के पास से अपना अलग कमरा ले लेती है और रहना शुरू कर देती है। मतलब अपनी माँ से अलग कमरा ले लेती है और उस कमरे में अकेले रहना शुरू कर देती है। जो कमरा लेती है ब्याली कबल इलाके में रहता है। जिंदगी ठीक ठाक चलती है, अपना 9 बजे ड्यूटी जाना होता था और रात को 10 बजे वापस आना होता था। शहर का मामला था, इसलिए किसी की चिंता नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी कि यहाँ पे कौन कैसे रहता है। इस लड़की को कोई अच्छे से नहीं जानता था, क्योंकि मतलब जानते थे एक टाइप से, लेकिन कोई इसमें ज्यादा गौर नहीं करता था क्योंकि शहर का मामला है। वैसे भी शहर में कोई किसी से मतलब नहीं रखता है और उसकी दिनचर्या थी, अपने काम में बिजी रहती थी। फिर भी वहां से लोग जान पहचान थी। एक अनजान व्यक्ति था जो उसे लाता था और जब उसका मतलब 10 बजे जब उसकी सब कुछ काम कंप्लीट हो जा रहा था तो वो छोड़ते हैं उसको। पड़ोसी भी बताते हैं कि एक ड्यूटी जैसा बताते हैं, वो उसको छोड़ के जाते हैं, लेके जाते हैं। पड़ोसी ने ये सब बात बताई है। पुलिस ने जब जांच पड़ताल किया तो पति से शिकायत मिलती है कि हेमंत दास ने बताया कि उसका हत्या अशरफ ने किया है। तो मतलब वो तो पूरा गारंटेड बताया था अशरफ ने किया है, लेकिन फिर पुलिस अशरफ को ढूंढती है, अशरफ को गिरफ्तार किया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है, तो उससे कुछ पता नहीं लगता, कोई ऐसी जानकारी नहीं मिल पाती है। तो पुलिस सोचती है क्या पता हेमंत दास एक दूसरे के नाम ले रहा है, तो क्या पता हेमंत दास ने किया हो। हेमंत दास महालक्ष्मी के पति होते हैं, तो क्या पता उसी ने किया हो। तो पुलिस उसको कंफर्म करने के लिए उसको गिरफ्तार करती है और उससे पूछताछ करती है, तो उसमें भी कोई ऐसी जानकारी नजर नहीं आती है। लेकिन महालक्ष्मी से जो प्रत्यक्ष रूप से जितने भी लोग होते हैं उन सभी से पूछताछ की जाती है। फिर 2 सितंबर को आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक किए जाते हैं, तो सामने आए कि 2 सितंबर वाली रात को एक स्कूटी से 2 लोग आते हैं। मतलब उसके घर पे जब छोड़ने तो एक स्कूटी से 2 लोग आते हैं इसके घर पे मतलब कि ये अकेली रहती थी एक रूम में, लेकिन चेहरा सामने नहीं आ पाता है, सीसीटीवी फुटेज में चेहरा सामने नहीं आ पाता है। उस लड़की का नाम श्रद्धा बलात्कार होता है और उसके टुकड़े करने वाला जो लड़का होता है आफ्ताब अरमान पुणे वाले। दरअसल इसने इस लड़की के 35 टुकड़े किए और उससे भी ज्यादा, और टुकड़े करके उसने कहाँ फेंके थे, जंगल में फेंके थे। हालांकि मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है, 2 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक इस मामले में कार्रवाई यानी कि कह सकते हैं कि सजा ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सजा नहीं मिली है। लेकिन ऐसा ही मामला जब सुर्खियों में आता है तो लोगों की दिलचस्पी बढ़ जाती है। इस कहानी को बताने का मेरा मतलब था, आज मैं जो कहानी बताने जा रही हूँ इस कहानी के माध्यम से इस घटना के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आखिरकार उसका कत्ल किसने किया है, क्यों किया है और वह कौन है। नमस्कार, मैं ईशु। आज की जो मैं सच्ची घटना आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु का एक व्याली कबेर इलाका है। 6 कोर्स पाइपलाइन रोड पर एक 3 मंजिला मकान होता है। दरअसल 3 मंजिला मकान एक ही कमरा होता है, उसमें एक कमरा होता है। उस कमरे में लगातार दुर्गंध आ रही थी और पड़ोसी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, ये सोचते कि दुर्गंध कहाँ से आती है, और वे परेशान होकर मकान मालिक को फोन करके कहते हैं कि आप यहाँ पे आते क्यों नहीं है, यहाँ पे अगर देखते क्यों नहीं है कि यहाँ पे भाई दुर्गंध क्यों आ रही है। हम यहाँ पे रह नहीं सकते तब तक जब तक ये दुर्गंध यहाँ से मिट नहीं जाएगी, क्योंकि हम ये सहन नहीं कर सकते। वो ये सब बोलते हैं। मकान मालिक आता है, यहाँ पे देखता है और देखता है तो बोलते हैं कि मतलब सोचता है कि वाकई दुर्गंध तो आ रही है यहाँ से। मकान मालिक ने जिसको किराए पर दिया था उसके फोन पर फोन करता है तो फोन स्विच ऑफ आता है। बातचीत हो नहीं पा रही थी, थोड़ा परेशान हो जाते हैं, फिर सीधा घर जाते हैं और घर जाने के बाद वह कागजों को टटोलने लगता है
और उस किराएदार ने किराएनामा बनवाया था तो उसमें अल्टरनेट नंबर दिया था। अल्टरनेट नंबर उसके नंबर के अलावा 2-3 नंबर और, जिसमें उसकी माँ का और एक नंबर बहन का भी दिया था। अब मकान मालिक जैसे ही दिए नंबर पर फोन करता है तो एक महिला फोन उठाती है, मीना राणा। और मीना राणा कौन होती है? उस लड़की की माँ होती है। और पूछा जाता है आपकी बेटी वह कई दिन से लापता है, बातचीत नहीं हो पा रही है, उसका फोन भी नहीं मिल रहा है, आप आके देख सकते हैं। दरअसल ये जो मकान किराए पर दिया जाता है तो उसकी एक चाबी बेटी के पास, जिसने किराए पर लिया था, उसके पास होती है, और एक माँ के पास होती है। फिर माँ और उसकी बहन, जिस लड़की ने मकान किराए पर लिया था उसकी बहन और माँ दोनों मकान में पहुंचती है 21 सितंबर 2024 को। 21 सितंबर 2024 का दोपहर 3 बजे या 3:30 बजे के आसपास का वाक्य रहा होगा। दरवाजा खोला तो दरवाजे खोलते समय माँ और बेटी और आसपास के किराएदार भी होते हैं, क्योंकि सब लोग दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहे थे, देखने के लिए कि किस वजह से इसमें इतनी गंदी दुर्गंध आ रही है। खोलते ही एक तरह की गैस बना हुआ था। तेजी के साथ जब दुर्गंध बाहर निकलती है तो लोगों का एक सेकंड भी रुकना दुश्वार हो जाता है। लेकिन माँ तो माँ होती है, बहन तो बहन होती है। माँ और बेटी अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद जो दृश्य उन्होंने अपनी आंखों से देखने के बाद उनकी चीख निकल जाती है। चीख निकलने के बाद वो सीधा कमरे से बाहर निकलती है। इस बीच में मौके पर पुलिस भी आ जाती है, पुलिस को भी फोन कर दिया जाता है। कुछ ऐसी अप्रिय घटना हुई है, जितने जल्दी हो सके आप उतनी जल्दी यहाँ पर आ जाइए। अप्रिय घटना की सूचना मिलने के बाद अब यहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस को जिस हिसाब से बताया गया था वो अपनी पूरी तैयारी के साथ आती है। अब चाहे डॉग स्वाइट हो या फिर फॉरेंसिक टीम हो, सर्विलांस टीम हो, अब यहाँ टीमें आ जाती हैं। और आने के बाद पुलिस अंदर जाने के लिए बड़ी, लेकिन पुलिस ने अपनी तफ्तीश पर इतना जरूर कहा कि कत्ल करने वाला कोई घर का इंसान नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं है, कोई बाहर का अनजान इंसान है। पुलिस ने अपने इरादे मतलब फुल कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने बोला है कि कत्ल करने वाला इंसान बाहर का ही है, यहाँ का नहीं है। पुलिस रात दिन बारीकी से इस केस पर जांच करती रही। पुलिस के दिमाग में एक नाम बिलक उठा था, मुक्ति। उन्हें उसी से जुड़ा एक सुराग मिला और कातिल के भाई का पता चल गया। और जिस कातिल की तलाश थी उसका परिवार भी मुंबई में ही रहता था, मुंबई में उनका घर था। और कातिल के भाई ने पुलिस को बताया, महालक्ष्मी के कत्ल के बाद मुक्ति मुझे बता रहा था कि मैंने महालक्ष्मी का कत्ल किया है। मतलब जो कत्ल जिसने किया है वो अपने भाई को बता रहा होता है कि मैंने महालक्ष्मी का कत्ल किया है, और जो उसका भाई होता है वो पुलिस वालों को बताता है कि मेरे भाई ने मुझे ये कहा है। उस लड़के का नाम होता है मुक्ति। रंजन रॉय आखिरकार कौन था? मुक्ति रंजन रॉय, और क्यों उसने महालक्ष्मी को मार दिया, सब पुलिस टीम को जानना था। इस पर पुलिस जांच शुरू कर दी तो पता चला मुक्ति उड़ीसा का रहने वाला एक लड़का था, वो उड़ीसा में रहता था। तभी पुलिस अलर्ट हो जाती है। उस केस पर इतना वो तफ्तीश करती है कि इतना तो उन्होंने जानकारी दे दिया था कि ये जिसने भी किया है ये कोई घर का नहीं है, रिलेटिव नहीं है, ये बाहर का है, अनजान व्यक्ति है। और जो उसका भाई होता है उसने यहाँ तक तो बता ही दिया था कि हाँ इसी ने ही महालक्ष्मी का कत्ल किया है। मतलब पुलिस को इतनी जांच पड़ताल करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती क्योंकि पता चल जाता है। लेकिन तभी पुलिस अलर्ट हो गई ये सोच के कि वो उड़ीसा में है। तभी एक चौंकाने वाली 25 सितंबर को एक खबर मिलती है जिसमें एक वृद्धक शहर में मुक्ति रंजन का शव मिलता है। मुक्ति सुसाइड कर लेता है। जब मुक्ति को पता चल जाता है कि मेरा जो खुलासा है मीडिया के सामने आ गया है, दुनिया के सामने आ गया है, पुलिस वालों के सामने आया है, सबके सामने आ गया, इसीलिए उसने अपना सुसाइड कर लिया। मुक्ति का एक सुसाइड नोट मिलता है। मुक्ति फंडी गांव का रहने वाला था। बेंगलुरु में मुक्ति एक कपड़े की मॉल में काम करता था, उसी मॉल में जिसमें महालक्ष्मी काम करती थी। एक कपड़े के मॉल में, उसी मॉल में मुक्ति काम करता रहता है, लेकिन अभी उसका सुसाइड कर चुका है वो। इस तरह बेंगलुरु पुलिस ने महालक्ष्मी हत्याकांड की जो गुथड़ी है उसको सुलझा दिया था। कातिल ने आत्महत्या कर ली थी। तो इसके बीच सवाल उठते हैं इन चीजों पर। ऐसे रिश्ते जो अनजान में बन जाते हैं, जिन रिश्तों में प्यार की बातें कही जाती हैं, वो रिश्ते कुछ इस तरह टूटते हैं कि प्यार टुकड़ों में बढ़कर फ्रीज में मिलता है। तो मतलब इस टाइप से हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें ऐसे बचकर भी रहना चाहिए, किसी अनजान व्यक्ति पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए। तो हमारा इससे कोई आपको परेशान करने का कोई मतलब नहीं था, बस आपको ये जानकारी देना था और इस चीज का खुलासा करना था कि इसमें इसकी हत्या किसने की थी। तो आप लोग तो जान ही चुके हैं। इसमें
मुक्ति ने महालक्ष्मी की हत्या की थी और 59 टुकड़े 59 टुकड़े करके उसको फ्रिज में बंद कर दिया था। तो आप देख सकते हो कैसे प्यार टुकड़ों में बट जाता है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे पेज को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और ऐसे लाइक कमेंट करते रहना।